और वो बातें जो है वो आपको याद रहनी चाहिए, सिंपल मैथमेटिकल पॉइंट्स जो पहले बता भी चुके होंगे, तो एक बार फिर से बता देते हैं जिससे इनका यूज हो सवालों में तो कोई गड़बड़ी ना हो। मैथमेटिकल पॉइंट्स, पहला मैथमेटिकल पॉइंट था साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप जान गए, मुझे पता है आपको याद भी हो गया है, तो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं बता रहे हैं, बस कुछ बातें बता रहे हैं कि किसी ट्राइंगल में, पहली बात ये बता रहे हैं किसी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल बना हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, ये कोई ट्राइंगल बना है ना, मान लो ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है। अब अगर इसमें किसी एक साइड को आगे बढ़ा दिया जाए, किसी भी ट्राइंगल की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लो इस वाली भुजा को आगे बढ़ा दिया गया इसको, तो जब किसी एक भुजा को आप आगे बढ़ा देते हैं, जैसे इसका नाम रख लेते हैं तो आसानी समझ में आएगा, जैसे पी क्यू आर, मान लो ये नाम रख लिया, तो जैसे हमने क्यू आर वाली साइड को आगे बढ़ा दिया, तो जब एक साइड को आगे बढ़ाते हैं तो इस बढ़ी हुई साइड का दूसरे के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये इस ट्राइंगल से बाहर का एंगल हो गया, अंदर नहीं है, ये बाहर है, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पता होंगी आपको, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। इसको बोलते हैं बहिष्कोण, हिंदी में बोलते हैं बहिष्कोण, वैसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। और अगर मान लो इसका वैल्यू है θ1, तो आपसे पूछा जाए कितना होगा एक्सटीरियर एंगल, तो याद कर लो किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। कैसे, देखो कौन से एंगल जोड़ेंगे, तो जैसे ये वाला एंगल θ1 ले रहे हैं, तो θ1 के साथ जो इंटीरियर एंगल बना है इनको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, अंतः कोण। तो बीटा नहीं लेना, θ1 के साथ है बीटा, तो बीटा छोड़ दीजिए, बचे कौन दोनों, अल्फा और गामा, तो θ1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इसको अक्सर हम लोग यूज करेंगे। इसी ट्राइंगल में मान लो हम कहते हैं इसको पीछे बढ़ा दिया, इधर इसको पीछे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाता θ2 मान लेते। अब कहते θ2 कितना होगा, तो θ2 अल्फा के साथ है, तो अल्फा छोड़ दो, बचे कौन, बीटा और गामा, तो θ2 की वैल्यू हो जाएगी बीटा प्लस गामा। आप कहते सर इसको बढ़ा दिया जाए इस तरफ ऐसे, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, मान लो θ3 है। अब कहते θ3 की वैल्यू क्या होगी, तो θ3 गामा के साथ है, तो गामा को छोड़ दो, बचे कौन, अल्फा बीटा, तो θ3 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। बहुत मामूली सी बात है, लेकिन याद होनी चाहिए और ऐसे पता ही होगी आपको, है ना। तो ये एक पहला पॉइंट है जो आपको जनरल बात जाननी है, जहां पर जो जरूरत पड़ेगी वो मैथ्स वहीं बताएंगे और इसको याद कर लेना है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपको जानना है कि अगर कोई ट्राइंगल बना हुआ है, आइसोसेलिस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, दो भुजाएं बराबर हो तो इसको बोलते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो जैसे इस भुजा की लंबाई a है और इसकी भी लंबाई a है, और इनके बीच का एंगल जो है ये वाला, ये थीटा है, थीटा। और अब अगर आपसे कभी तीसरे साइड की लंबाई पूछी जाए, आपसे कहा जाए इसकी लंबाई बताइए क्या होगी, तो याद कर लो कि अगर किसी आइसोसेलिस ट्राइंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं पता हैं, उन भुजाओं के बीच का एंगल पता है, तो तीसरी भुजा की लंबाई होती है 2 टाइम्स, दो गुना करेंगे किसी एक भुजा की लंबाई a साइन θ/2, एंगल का आधा θ/2, ये तीसरी भुजा की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अभी डिराइव भी कर देंगे कैसे आया, लेकिन अभी याद कर लीजिए। तो दो भुजाओं की लंबाई पता हो तो तीसरे भुजा की लंबाई का फॉर्मूला होगा 2a साइन θ/2। फॉर्मूले को ढंग से महसूस करिए, इसमें a क्या है, तो किसी एक भुजा की लंबाई हो तो दिख ही रही है। थीटा क्या है, देखो थीटा को ध्यान से समझो, जो इक्वल साइड्स थे उनके बीच का एंगल। थीटा क्या है, जो भुजाएं बराबर थी
उन्हीं के बीच का एंगल, तो एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो भुजाएं बराबर थी उन्हीं के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, वो थीटा होता है। तो ये तीसरे